इस वक्त हमारे साथ अलग अलग सहयोगी मौजूद है, उनका रुख करेंगे। मेरे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी मौजूद होंगे, जोधपुर से अरुण हर्ष होंगे और मुबारक खान भी मौजूद होंगे। हम कोशिश करेंगे आगे हमारे साथ मंजीत पाल सिंह जो खुद आनंद पाल के भाई है वो भी हमारे साथ जुड़े। सीधा पहले आपको हर्षा कुमारी के पास ले चलते हैं। जयपुर में बड़ा मामला है, उसकी जो अब तय एक तरह से कहें कि लगातार नई खबरें आ रही थी। एनडीटीवी पर भी आपने स्पेशल प्रोग्राम देखे और अब एक बड़ी खबर इस पूरे मामले को वाकई अब एक तरह से कहीं शेकअप करने से जुड़ी खबर है। हर्षा, आप बताइए किस तरह से कितनी बड़ी अहमियत रखती है ये डेवलपमेंट, एक तरह से कहें कि लीगल डेवलपमेंट। कोर्ट ने सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट थी उसको एकदम सिरे से खारिज कर दिया और 302 लगाई है जो पुलिसकर्मी है। क्या इसके मायने अब निकाले जाएं आगे? जी देखिए, इसके ना पॉलिटिकल जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत बड़े हैं और अगर हम इनके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस वर्तमान में समझना चाहते हैं मनीष, तो हमको जो इसका इतिहास है वहां पर भी जाना पड़ेगा, उसे टटोलना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जब आनंद पाल की जो शुरुआत हुई थी वो टीचर बनना चाहते थे और फिर धीरे धीरे वो क्राइम की दुनिया में आए और वो राजस्थान में बहुत चर्चित गैंगस्टर बन गए। बहुत फ्लैम्बॉयंट स्टाइल भी था उनका और वो जब लौट रहे थे, अजमेर लौट रहे थे, अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में थे, कोर्ट की पेशी से जब लौट रहे थे तो बड़े ड्रामेटिक स्टाइल में उनका एस्केप हुआ था और उस टाइम उन्होंने कहा था कि कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो पुलिसमैन थे उनको लड्डू दिया था और उसमें एक नशे एक तरह से नींद का उसमें दवाई मिलाई गई थी और उस तरह से फिर आनंद पाल भाग गए थे पुलिस की गिरफ्त से। उसके बाद में जो है आनंद पाल को पूरी तरह से राजस्थान पुलिस ढूंढ रही थी। फिर जो 24 जुलाई, एग्जैक्टली 7 इयर्स हो गए हैं, 24 जुलाई 2017, इट्स रियली आयरॉनिक, मैं कहना चाहूंगी कि 24 जुलाई 2017 को ये हुआ था और आज इस तरह का कोर्ट ने फैसला दिया है। तो जब 24 जुलाई 2017 को अमावस की रात थी उस दिन और आनंद पाल को इनको पुलिस को जो ढूंढ रही थी, इनको एसओजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, उनको पता चला था कि ये मालासर में श्रवण के घर में छुपे हुए हैं। और फिर आपने सुना है कि जिस तरह से जो आनंद पाल की लॉयर है उन्होंने एनकाउंटर को डिस्क्राइब किया है, लेकिन उस टाइम जो पुलिस का वर्जन था और हमने उसको कवर किया था, हम पुलिस अधिकारियों से मिले भी थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा था कि आनंद पाल जो है वो छत पे छुपा हुआ था। पुलिस ने पूरी तरह से उस घर को घेर लिया था और जब पुलिस ने उस घर को घेर लिया था तो धीरे धीरे वो अंदर गए, सीढ़ियों के अंदर गए और वहां पर कहते हैं कि एक शीशा था और उसको देखकर आनंद पाल ने पुलिस पर एक ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग की थी और इसलिए पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए आनंद पाल को मार दिया था। ये पुलिस का वर्जन है। इसके बाद में बहुत ज्यादा बवाल हुआ था मनीष, पॉलिटिकल बवाल हुआ था, क्योंकि आनंद पाल वाज लुक्ड अपॉन एज अ हीरो ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटी। वहां पर जो तत्कालीन एसपी थे नागौर में, पारिस देशमुख, उनकी जिप्सी भी जला दी गई थी और बहुत हल्ला हुआ था। और उसके बाद में जो उस टाइम जो वसुंधरा राजे की सरकार थी, उन्होंने ये पूरी जांच जो है सीबीआई को दी थी और उन लोगों की भी जांच की थी जिन्होंने इस एनकाउंटर के बाद बवाल मचाया था। लेकिन यही जो सीबीआई की जांच रिपोर्ट है, इसको आज एसीजीएम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो आनंद पाल जो है एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आज भी आनंद पाल के नाम पे उनके जो भाई हैं मंजीत, जो शायद हमारे प्रोग्राम में जुड़ेंगे, आज भी आनंद पाल के नाम से वो ब्लड डोनेशन कैंप्स करवाते हैं, लोग जाते हैं और वहां पर आकर्षित होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान की कास्ट फॉल्ट लाइंस हैं, जो जातिगत राजनीति है और जो जातिगत का जो समीकरण है, उसमें आनंद पाल का एक रोल था, इसलिए पॉलिटिकल इसका इंप्लीकेशन है। और खासकर जो नागौर, डीडवाना, चूरू, वो जो सेंट्रल राजस्थान का बेल्ट है, वहां पर इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस काफी हैं। आप जानते हैं कि आनंद पाल का जो परिवार है, उन्होंने ये याचिका दर्ज की थी कोर्ट में कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज किया था, उन्होंने इसको फेक एनकाउंटर का दर्ज दिया था और आज कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि इस एनकाउंटर की जांच होगी। कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली बोल भी दिया है कि 302 को लेकर इनको आरोपी बनाया है, जो पुलिसकर्मी जिनको अक्यूज माना गया है। मेरे साथ अरुण हर्ष भी इस वक्त मौजूद है जोधपुर से। अरुण, आप भी लगातार इस मामले को ट्रैक करते रहे, क्या दोनों पक्षों का कहना रहा? क्योंकि जो आनंद पाल का पक्ष है उसकी वकील की हमने अभी बाइट भी चलाई, क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से कहना रहा और अब ये मामला कहाँ स्टैंड करता है? क्या कुछ और खबरें हैं आपके पास वहां से?
देखिए मनीष, अगर बात की जाए जिस तरह से 2017 का ये मामला था, जिसके बाद में आनंदपाल के जो पत्नी है और उसके भाई की तरफ से एक एप्लीकेशन लगी गई थी सीबीआई कोर्ट में कि उन्हें उस मामले में पार्टी बनाई जाए। उसके बाद जब पार्टी बनाने के बाद में उन्होंने प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की थी, जो एसओजी की तरफ से दायर की गई थी, लेकिन चूंकि सावरात में जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने इस मामले को सीबीआई को जांच में दे दिया था और सीबीआई ने जब अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की तब आनंदपाल की पत्नी के जो वकील है भौर सिंह राठौड़, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया कि जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई उसके साथ कोई एविडेंस नहीं है। उसके बाद सीबीआई ने जो एविडेंस पेश किए तो एविडेंस में जो बताया जाता है कि मौका नक्शा है वो पेश नहीं किया था, उसको भी फिर चैलेंज किया गया था। उसके बाद सीबीआई ने जो मौका मुआयना किया नक्शा था उसको पेश किया था, जिसमें सारे ये एविडेंस सामने आए थे। साथ ही साथ जो आनंदपाल की तरफ से जो वकील थे उनकी तरफ से जो गवाह पेश किए गए थे प्रत्यक्षदर्शी के रूप में आनंदपाल का भाई रुपिंदर सिंह और साथ ही साथ उनकी पत्नी को पेश किया गया था। साथ ही साथ सबसे बड़ा इस मामले में टर्न आउट होने का कारण मनीष ये लगता है कि जिस तरह से डॉक्टर की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि आनंदपाल को करीब 22 चोटें लगी हुई थी और करीब 11 राउंड है जो उनके फायर किए गए थे और वो भी फायर जो है 3 से 5 फीट की दूरी पर किए गए थे। तो कह सकते हैं कि जो डॉक्टरी रिपोर्ट है वो इस पूरे मामले में अहम पड़ी है। डॉक्टरी रिपोर्ट में जिस तरह से बताया गया था कि नजदीक से मारा गया और उससे पहले उसके पीटा गया और आनंदपाल के परिवार का भी यही आरोप था कि आनंदपाल ने सरेंडर कर दिया था, उसके बाद उसका एनकाउंटर किया गया था। तो कोर्ट ने अपनी तरफ से प्रसंज्ञान लेके इस पूरे मामले जो प्रसंज्ञान लिया है और प्रसंज्ञान लेके अब कह सकते हैं तमाम जो हालांकि आनंदपाल के परिवार की तरफ से 7 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामले की बात कही गई थी, लेकिन कोर्ट ने 5 जो आरोपी बनाए गए हैं इस मामले में अब उनके खिलाफ 302 का मामला चलेगा और 16/10 अगले जो अक्टूबर की तारीख है वो मुकर्रर की गई है। और उससे पहले जो है आनंदपाल की तरफ से जो वकील है उनको गवाह पेश करने के लिए कहा गया है 16/10 को, लेकिन उससे पहले उन पुलिस कर्मियों के पास मौका है, अगर वो चाहे तो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले सकते हैं या जो अपनी दलील पेश कर सकते हैं। लेकिन कह सकते हैं आज का जो फैसला है बड़ा ही अहम है इस मामले में, आनंदपाल मामले में। मनीष, बिल्कुल। क्या जो जज थे उनकी क्या और रीडिंग रही इसको लेकर? अरुण, आपसे एक बार फिर से लौटेंगे। जिस तरह से आपने कहा पुलिस कर्मियों के पास अभी भी रेमेडी है कि वो इसको अपील कर सकते हैं। हमारे साथ मुबारक भी इस वक्त में मौजूद है। मुबारक ने भी काफ़ी काम किया आनंदपाल की स्टोरीज को लेकर और अब तक स्पेशल प्रोग्राम हम लोगों ने पहुंचाया। मुबारक, परिवार जो है लगातार इस मामले में एक तरह से कहा कि न्याय को लेकर के लड़ता रहा और अब आज एक बड़ा डेवलपमेंट आया है जो कहीं ना कहीं उनके जो चाह रहे थे उस पक्ष को लेकर उजागर करता है। जो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज की गई और पुलिसकर्मियों पर 302। अब क्या परिवार की तरफ से कहना है और आपके पास क्या इनपुट्स है इसको लेकर? बिल्कुल मनीष, देखिए निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला यहाँ कोर्ट का आया है, जहाँ पर लंबे समय से आनंदपाल का परिवार हर मंच पर ये बात उठा रहा था कि ये एनकाउंटर जो है वो फर्जी है और इसको लेकर आनंदपाल के परिवार और उसके समाज के लोगों ने लंबे समय तक धरना दिया, लंबे समय तक प्रदर्शन किए, तत्कालीन सरकारों के खिलाफ उन्होंने बिगुल बजाया और उसके चलते कहीं ना कहीं सरकारों को पीछे हटना पड़ा और इस केस की जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी। हालांकि सीबीआई की जांच को लेकर भी परिवार ने कई आरोप लगाए और सीबीआई ने इनके परिवार के 3 लोगों को जो है इस मामले में मुकदमे दर्ज किए और इसके साथ साथ समाज के भी कई अन्य लोग थे, उन लोगों के ऊपर भी उस दौरान मुकदमे दर्ज किए। इससे कहीं ना कहीं पूरा समाज और उस इलाके में, क्योंकि राजस्थान का ही पश्चिमी इलाका है जिसमें जिस समाज से ये आते हैं, राजपूत समाज में उस दौरान भारी रोष व्याप्त हुआ और उसी के चलते ये जो मामला है वो लंबे समय तक खिंचता चला गया। सरकारें बदली, नेता बदले और तमाम जो जांच के जो केंद्र थे वो बदले, लेकिन आज जब ये फैसला आया उस फैसले से कहीं ना कहीं आनंदपाल के परिवार और खासतौर पर उनकी पत्नी जो ये लंबे समय से लड़ाई लड़ रही थी, उनके भाई ये लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने जब अभी एनडीटीवी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये हम न्यायालय पर विश्वास करते हैं और न्यायालय के इस फैसले का हम स्वागत भी करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई तब खत्म होगी जब इस फर्जी एनकाउंटर को जिन लोगों ने पूरी तरीके से ये कहानी रचकर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया जो कि फर्जी तरीके से किया गया था, उसके जो आरोपी हैं, उसके जो मुलजिम हैं, उन्हें हम जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देते तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और देखिए मनीष, अगर इस पूरी कहानी की हम बात करें तो देखिए आनंदपाल की कहानी हमने दिखाई कि किस तरह वो अपराधी बनता है, लेकिन 2 बड़ी चीजें इसमें ये निकल कर आती है कि 2004 में आनंदपाल जिस अधिकारी के मार्फत समर्पण करता है, सरेंडर करता है, उसका नाम अभी वर्तमान में वो हम कह सकते हैं एंटी गैंगस्टर फोर्स में कार्यरत है, पीएचक्यू में विद्या प्रकाश, जो कि उस समय सीआई हुआ करते थे, नागौर के सीओ हुआ करते थे, तो उनके सामने उन्होंने समर्पण किया था 2004 में और फिर आगे चलते चलते 2012 में भी उनके सामने समर्पण किया। लेकिन 2017-24 जून को जिस रात ये एनकाउंटर की कहानी बताई जाती है, ऐसा परिवार के लोगों का कहना है कि फर्जी एनकाउंटर है,
उस दिन विद्या प्रकाश को जो है वो भी वहां मौजूद होते हैं। और कहीं ना कहीं परिवार का यह आरोप उस दौरान रहा कि विद्या प्रकाश ने रूपेंद्र, जिन्हें सिरसा से पुलिस ने उठाया था, रूपेंद्र को भी उस एनकाउंटर वाली जगह पर लेके जाते हैं, मालासर जो गांव है चूरू जिले का, वहां लेकर जाते हैं और रूपेंद्र और विद्या प्रकाश बातचीत करते हैं कि आनंदपाल को नीचे बुलाते हैं और फिर जो है उससे बातचीत करेंगे, ऐसा रूपेंद्र पाल उसके भाई ने अपने परिवार के लोगों को भी बताया। और उसके बाद आनंदपाल का ये एनकाउंटर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में पुलिस की जो कार्यशैली थी वो जरूर रही होगी कोर्ट के सामने, क्योंकि जिन अधिकारियों के सामने पहले समर्पण हुआ उन्हीं के सामने आगे जाकर एनकाउंटर हो जाता है। परिवार के क्योंकि सदस्य वहां मौजूद थे, रूपेंद्र पाल जो कि आनंदपाल से छोटे हैं और वो भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कई सारे मुकदमे उन पर लगे हुए हैं। तो उस दौरान पुलिस ने उनसे पूछताछ की और पता लगाया आनंदपाल कहां पर है। तो उन्होंने पुलिस पूछताछ में वो टूट जाते हैं और बता देते हैं कि आनंदपाल कहां पर है। तो उस दौरान जब मालासर पुलिस उन्हें लेकर जाती है तो उनके सामने ये पूरा घटनाक्रम होता है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने उन्होंने गवाही दी है, डॉक्टर्स की गवाही हुई है और इसी के आधार पर आज जो है कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। जी अब बने रहेगा आप हमारे साथ। मुबारक, जिस तरह से परिवार का पक्ष मुबारक ने आपको एक बार बताया, इस वक्त ज़हीर भी हमारे साथ मौजूद है डीडवाना से। ज़हीर, वहाँ से आपके पास में क्या कुछ खबर, क्या कोई नया डेवलपमेंट वहाँ भी देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये एक तरह से कहें कि आनंदपाल को लेकर काफ़ी जाना जाता रहा, पॉलिटिकल एक तरह से कहें कि काफ़ी लिंकेज यहाँ को लेकर भी रहे, राजनीति भी यहाँ गर्माती रहे उसको लेकर, और सरकारों में भी काफ़ी सियासी तौर पर आरोप प्रत्यारोप इस पूरे इलाके में रहे। आज जब ये कोर्ट का जो डेवलपमेंट हुआ इसको लेकर कुछ चर्चाएं वहां पर, किसी तरह की खबर? जी बिल्कुल, चर्चाओं का तो बाजार गर्म हो चुका है, क्योंकि ये मामला जो है वो डीडवाना और लाडनू से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो डीडवाना जिले का जो गांव है सांवरार, डीडवाना से लगभग 20 से 22 किलोमीटर पड़ता है। ये आनंदपाल सिंह वहां के रहने वाले थे और जब ये फरार हुए थे जेल की कस्टडी से, तब डीडवाना कोर्ट में पेशी के बाद ये अजमेर जेल जा रहे थे, तब ये फरार हुए थे और उसके बाद से फरार थे। और फिर आखिर में इनका एनकाउंटर हुआ था 24 जून 2017 की रात को। उस रात में जो एनकाउंटर हुआ था उसमें ये जो अभी जो पूरे जो 4 आरोप ये बताए जा रहे हैं पुलिस अधिकारी, ये उसमें शामिल थे और इन्हीं पर ही ये सवाल उठ रहे हैं कि इन्होंने फर्जी एनकाउंटर किया है। जहां तक बात यहाँ डीडवाना और लाडनू क्षेत्र की है, तो लाडनू और डीडवाना क्षेत्र में आनंदपाल का एक काफी प्रभाव था और राजनीतिक तौर पर भी काफी प्रभाव था, न केवल डीडवाना और नागौर जिले में बल्कि आसपास के कई विधानसभा क्षेत्रों में आनंदपाल का काफी प्रभाव था। और इसे लेकर के इस राजनीति भी गर्माती रही है, चाहे वो वसुंधरा सरकार हो या अशोक गहलोत की सरकार हो, समय समय पर आनंदपाल को लेकर राजनीति गर्माती रही है। इस मामले में जब आनंदपाल की पत्नी राज कंवर ने शुरुआत से ही इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे और इन्होंने ही सबसे पहले इस जो सीबीआई की जो जांच है उस पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसी आधार पर कोर्ट ने आज जो है ये संज्ञान लिया है। जी अब बने रहेगा हमारे साथ ज़हीर, आप सभी बने रहेगा। मैं एक बार फिर से हर्षा का रुख करना चाहूँगा। हर्षा, ज़रा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की बात हो तो फिर, क्योंकि पिछले करीब करीब एक तरह से कहें कि 7-8 सालों में बड़ा मामला रहा जिसने काफ़ी पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट किया। जिस वक्त पे वसुंधरा सरकार में एनकाउंटर हुआ उसमें चुनाव को लेकर खासतौर पर इस इलाकों में शेखावटी में बड़ा मुद्दा बना और काफ़ी अनरेस्ट भी देखने को मिला था, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए। सीबीआई जांच की जब मांग हुई तो काफ़ी जो खुद विक्टिम थे उन्होंने सवाल खड़े किए कि जो अगली सरकार में जब सीबीआई जांच हुई कि जिन लोगों ने सीबीआई जांच को कहा उन्हें ही एक तरह से कहें परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। गहलोत सरकार में मुद्दा छाया रहा और अब जब फिर से एक बार बीजेपी सरकार है, एक बार फिर से अब ये एक तरह से कहें कि मामला सुर्खियों में है। क्या आप फिलहाल पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इसको लेकर देख रही हैं, क्योंकि दोनों सरकारों ने इसको एक्सपीरियंस किया है इस मामले को? जी देखिए, बिल्कुल जब ये एनकाउंटर हुआ था उस टाइम इसका जो पूरा कवरेज है पॉलिटिकली एक तरह से हमने किया था। तो जब हम वहां पर पहुंचे थे तो सबसे पहले तो वहां पर बड़ी तादाद में लोग पूरे राजस्थान से वहां पर इकट्ठा हो रहे थे। काफी ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर पहुंच रहे थे, लाइनों की कतार थी। वहां पर पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया था तो किसी को वहां जाने नहीं दे रहे थे, सिर्फ मीडिया को अलाउ किया था। और जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था तब भी हम लोग बस उस गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर थे, लेकिन हमको अंदर जाने नहीं दिया था क्योंकि उनको लगा था कि ये ग्लैमराइज हो रहा है। तो देखिए, ये जो साइकोलॉजी रहती है कि कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर है वो एक हीरो बन जाता है सोसाइटी में। पुलिस से जब मैंने बात करी उन्होंने बताया किस तरह के हीनियस अपराध आनंदपाल ने किए थे।
लेकिन जो कम्युनिटी के लोग थे, जो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो फॉल्ट लाइन्स है, जो कास्ट राइवलरी में है, उसमें से जिस तरह से आनंद पाल एक हीरो बन के सामने आया था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, उसको लेकर क्या हुआ, उसका जो पॉलिटिकल फॉल आउट बहुत ग्रेव रहा। पहले तो आंदोलन होना, फिर प्रोटेस्ट होना उसके एनकाउंटर को लेकर, और फिर अल्टीमेटली वसुंधरा सरकार ने कहा कि आप सीबीआई इसकी जांच करेगी। उन्होंने सीबीआई को पूरा मामला दे दिया था। लेकिन उसके बाद में दो बहुत क्रूशियल बाय इलेक्शन हुए थे मनीष, और एक बाय इलेक्शन मेरे को याद है, मैंने कवर किया था, जो अजमेर का बाय इलेक्शन था, और रघु शर्मा उस समय में वो चुनाव लड़ रहे थे, बाय इलेक्शन लड़ रहे थे। और रघु शर्मा की जो पॉलिटिकल मीटिंग थी, उस पे आनंद पाल की जो माताजी थी वो आई थी, और वो वहां पर आकर उन्होंने कैंपेन किया था रघु शर्मा के लिए। तो अजमेर वाली जो सीट है, जो ट्रेडिशनल एक तरह से बीजेपी सीट थी, बिल्कुल कांग्रेस, आई बेग योर पार्डन, बीजेपी सीट थी, वो सीट मैंने देखा कि उस बाय इलेक्शन में कांग्रेस के खिलाफ के पक्ष में गई थी। तो इसका जो पूरा एक रिएक्शन था पॉलिटिकली, उसका खामियाजा जरूर वसुंधरा सरकार को भुगतना पड़ा था, खासकर उस बाय इलेक्शन में। फिर उसके बाद में ऑफ कोर्स दूसरे इश्यूज आ गए, एंड फिर आप जानते हैं कि वो सिर्फ वो मुद्दा नहीं रहा था, काफी मुद्दे रहे थे। लेकिन इसका आज भी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये है, जैसे मैंने कहा कि आज भी उसका ऑफ कोर्स फॉलोइंग कम हो गई है, क्योंकि वो अब वहां पर है नहीं। लेकिन अभी जो गोगा मेडी का केस हुआ, फॉर एग्जांपल, आपने देखा, उसको लेकर भी कितना बवाल मचा था। तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी है वो ऐसे फिगर्स के पीछे लामबंद हो जाती है, और जब बड़े पैमाने पे कम्युनिटी में इस टाइप के लोग हीरो बन जाते हैं, तो उसका वो चर्चा में आ जाते हैं, और उसका इम्प्लीकेशंस जरूर रहता है। तो इसका हम पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, और इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन अब भी रहेगा। लेकिन फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, ऑफ कोर्स यहाँ पर राजस्थान में पंचायत चुनाव करीब 1 साल दूर है, लेकिन इमीडिएटली कोई इलेक्शन नहीं है, तो इतना बड़ा उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक मेमोरी भी शॉर्ट टर्म है। लेकिन ये चर्चा का विषय जरूर है, और इसमें पॉलिटिकल बज जरूर क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल, एकदम पॉलिटिकल बस ज़रूर है। और बाकी किस तरह से फॉल आउट हुआ अलग अलग आगे भी चुनाव में, उसको लेकर भी काफ़ी स्टोरीज आप शेयर की जा सकती हैं। आप फिलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां साझा की, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस प्रोग्राम को, और आनंद पाल से जुड़ी डिटेल्स को लेकर किस तरह से ये इनकाउंटर हुआ, और क्या अब कोर्ट के इस डेवलपमेंट के बाद इसके लीगल इम्प्लीकेशंस खास तौर पर रहेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। पहले आपको सुनाते हैं आनंद पाल के परिवार का क्या कहना है, और वकीलों की तरफ से अब इस केस में क्या कहना है। हकीकत बात यह है कि जब मालासर में भाई साहब को इन्होंने पूरे परिवार को कवर में कर लिया था, और फिर भाई साहब को कॉपी में ऐसी कोई जो नशे की चीज़ है वो दी गई थी, और उससे भाई साहब नशे की हालत में थे, और विक्की भाई साहब से मतलब बुलवा के सामने करवा के उनको सिरसा से पुलिस पकड़ के यहाँ ले आती। हाँ, सिरसा से पकड़ के मालासर ले आए, और मालासर में जब भाई साहब को विक्की भाई साहब से आवाज दिलवाई कि भाई आप गोली मत चलाना, और विद्या प्रकाश जी भाई से आवाज दिलवाई कि आप नीचे आ जाओ। हाँ, विक्की भाई साहब को, बड़े भाई साहब आनंदपाल सिंह जी को आवाज लगवाई कि आप गोली मत चलाना या ऐसा काम मत करना, विद्या प्रकाश जी मेरे साथ है जो हमारे भाई हैं, और आप इस तरीके से कोई ऐसा कोई कदम मत उठाना, तो आप सरेंडर कर दो। तो उन्होंने विक्की भाई साहब के सामने सरेंडर कर दिया, और उस समय ये सरेंडर करने के बाद में इन्होंने मारपीट शुरू कर दी, और फिर एक फ़ोन आता है अच्छा इनके बड़े नेताओं का, और उसके बाद में उस गोली से उनकी हत्या कर दी जाती है। पहली गोली किसने चलाई, कैसे ही गोली की पूरी कहानी बन जा रही है? पहली गोली विद्या प्रकाश ने चलाई, और फिर ये सभी पूरी टीम। हाँ, तो ये सारी चीजें जो विक्की हैं आपके बड़े भाई रूपेंद्र पाल, वो देख रहे हैं। ये पूरी की पूरी घटना जो हुई थी वो विक्की भाई साहब के सामने हुई थी। तो ये जो एक स्पेशल पेशकश हमने आनंद पाल पर की थी गैंग्स ऑफ राजस्थान की सीरीज़ के तहत, उसमें मेरे सहयोगी मुबारक से उनके भाई मंजीत बात कर रहे थे, और उधर अब वकीलों का आनंद पाल पक्ष की तरफ से, उनके परिवार के पक्ष की तरफ से इस पर क्या कहना वो भी सुनवाते हैं।
प्रदेश का बहुचर्चित आनंदपाल एनकाउंटर मामले में आज सीबीआई कोर्ट ने है जो क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर नहीं किया है, नामंजूर करते हुए पुनः जांच करने के आदेश दिए। आनंदपाल सिंह के घर से जो वकील किया गया था वो हमारे साथ है, भौर सिंह जी। सर, किस तरह से आज कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया और क्या ग्राउंड रहे थे? कोर्ट ने ये कहते हुए नामंजूर कर लिया कि जो पुलिस ने अनुसंधान किया है वो ऐसा लगता है कि ये इनकाउंटर नहीं है, ये मर्डर है। कोर्ट ने हमारे द्वारा जो प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की गई थी वो और प्रोटेस्ट पिटीशन के समर्थन में राज कंवर के बयान, दोनों डॉक्टरों के बयान, आई विटनेसेस एंड परिस्थिति साक्षी, ये वो उनको मानते हुए अस्वीकार किए। 302 का राहुल बारट, सूर्यवीर सिंह, कैलाश, विद्या प्रकाश के और एक और उसके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया है। इस प्रसंज्ञान में क्या होगा, आम अगर जनता जाने? प्रसंज्ञान में ये होता है कि न्यायालय ने प्रसंज्ञान ले लिया, अब ये बेलेबल वारंट जारी करे या नॉन बेलेबल करे या अरेस्ट वारंट करे। नॉर्मली 302 के अंदर अरेस्ट वारंट ही जारी होता है। ये अरेस्ट वारंट जारी होंगे तो ये जो भी मुलजिमान बने अपनी तरफ से वकील करके इसकी आगे इसको चैलेंज करेंगे, आगे इनका क्या रिजल्ट रहता है। अगर ये आखिर तक ये मुलजिम रहते हैं तो ट्रायल होगी। ट्रायल से आज मुझे कोर्ट ने हिदायत दी है कि आप 16/10/2024 से पहले गवाह की सूची पेश कीजिए जिनके ऊपर रिलाई करते हैं, और कोर्ट के आदेश के अनुसार मैं गवाह की सूची पेश करूंगा और न्यायालय में केस चलेगा, उसकी पैरवी मैं करूंगा और मुझे पूर्ण आशा है कि हम इसमें सफलता पाएंगे। पूरा मामला क्या रहा था, आपका इन्वॉल्वमेंट, आप किस तरह से परिवादी की तरफ से आपसे संपर्क हुआ था, कोर्ट में आपने क्या क्या दलीलें रखी थी और क्या क्या एविडेंस रखे गए थे? ऐसा है, प्रसंज्ञान बेसिस पे जब क्लोजर रिपोर्ट आ जाती है तो कोई दलीलें नहीं होती है। उससे पहले आपने क्या पेश किया था? मेन मुद्दा है वो इसके अंदर यही रहा कि जैसे ही राज कंवर मेरे पास में आई तो मैंने पूरे तथ्यों को देख के पार्टी बनने के लिए दस्तावेज लिए। पहले तो पार्टी बनने की एप्लीकेशन दी कि भाई पार्टी बनाया जाए, राज कंवर है, इफेक्टेड पार्टी है। तो कोर्ट ने करीब 1 साल तक दोनों पार्टी को सुनने के बाद में ये माना कि राज कंवर है, वो इफेक्टेड पार्टी है और इसको प्रोटेस्ट पेश करने का अधिकार है। तो ना आदेश के उस आदेश की पालना में हमने प्रोटेस्ट पिटीशन राज कंवर की तरफ से की, राज कंवर के बयान करवाए, फिर दस्तावेज सारे रिकॉर्ड पे आने के बाद सारे मैंने दस्तावेज देखे। दस्तावेज देखने के बाद में ये सामने आया कि पुलिस वालों का ये केस है कि हम छत के ऊपर नहीं गए, हम तो सिर्फ नाल तक सीमित रहे, जबकि एम्प्टी कार्टेज जो मिले हैं वो सूर्यवीर, कैलाश, विद्या प्रकाश की पिस्टल से मिल करके आ गए और वो छत पे मिले, क्योंकि जहाँ पर फायर होता है वहीं पर एम्प्टी गिरता है। तो इससे साबित है कि ये छत पर गोलीबारी है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बोलती है कि इसके 32-33 चोटें हैं, जिनमें से 22 चोट है वो ब्लंट की है, 10 से 11 चोट है वो फायर आर्म की चोट है। और डॉक्टरों ने ये कह दिया कि ये फायर आर्म की चोट है 3 से नज़दीक आई हुई है, नज़दीक से गोली मारी गई है। तो ये से साफ साबित है कि जब उसके 22 चोटें ब्लंट की आई है और वो पुलिस की कस्टडी में था तो पहले उसको पीटा है और फिर नज़दीक से गोली मारी है, जो डॉक्टरों के बयान से साबित हो रहा है। तो अब इनको जो है कह सकते हैं कि इनको एक तरह से कोर्ट ने रायमा पेशी आरोपी माना, अस्वीकार करते हुए उनकी जो क्लोजर रिपोर्ट है उसको अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने ये माना है कि प्राइमा फेसी इनके खिलाफ 302 का मामला बनता है, प्रसंज्ञान लिया है और आगे पैरवी करने की हिदायत दी है। कह सकते हैं प्रदेश का बहुचर्चित आनंदपाल एनकाउंटर मामला जो काफ़ी सुर्खियां में रहा था, कई आंदोलन तक हुए थे और उसके बाद जो है राजपूत समाज आंदोलन किया था, उसके बाद में कोर्ट में सारी जो है प्रोसीडिंग चली और आखिर कह सकते हैं सीबीआई कोर्ट ने आज इसमें फैसला सुनाते हुए जो है एफआईआर को नामंजूर कर दिया और साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी उस एनकाउंटर के वक्त शामिल थे उनके खिलाफ प्रसंज्ञान लेके उनके खिलाफ भी अब कोर्ट में कार्यवाही देखने को मिलेगी। अरुण हर्ष, NDTV, जोधपुर।